हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, देखिए वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुणधर्मों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, परमाणविक आकार, आयनन एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो देखिए बच्चों, आंसर देखिए इसका। देखिए वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुणधर्म निम्नलिखित है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। देखिए बच्चों, वर्ग 15 के तत्वों का संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np3 होता है। देखिए हम पढ़ के आए हुए हैं ये सब, यानी इनका क्या होता है संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np3। ठीक है, इन तत्वों के S कक्षक पूर्णतया भरे होते हैं तथा P कक्षक अर्धपूरित होते हैं, जिससे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होता है। ठीक है, और देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए बच्चों, हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ के आए हुए हैं, तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो है तत्व, ये तो है तत्व, ये परमाणु क्रमांक और ये क्या है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और देखिए यहाँ पर तत्व देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। परमाणु क्रमांक देखिए इसका 7, इसका 15, 33, 51, 83। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम लोग बात करें तो देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हीलियम 2s2 2p3। इसी तरीके से फास्फोरस की बात की जाए, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नियोन 3s2 3p3। इसी तरीके से हम लोग आर्सेनिक की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3d10 4s2 4p3। इसी तरीके से देखिए एंटीमनी की अगर हम लोग बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p3। और इसी तरीके से देखिए अगर हम लोग बिस्मिथ की बात करें तो बिस्मिथ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p3। तो इस तरीके से हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में लिखकर आएंगे। आगे देखिए, अब देखिए ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। देखिए वर्ग 15 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3, +3 तथा +5 है। परमाणु आकार तथा धातु गुणों में वृद्धि के कारण वर्ग में नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। वर्ग में नीचे जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। बिस्मिथ 5 का एक ही यौगिक BiF5 ज्ञात है। वर्ग में नीचे की ओर +5 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में कमी के साथ साथ +3 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में वृद्धि होती है। और देखिए इसका कारण भी हम लिखेंगे, इसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। ठीक है, आगे देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से बने यौगिकों में नाइट्रोजन +1 +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाती है। फास्फोरस भी कुछ ऑक्सो अम्लों में +1 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमने बात की इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। आगे देखिए नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 हो सकती है। देखिए बच्चों, जो नाइट्रोजन है उसकी अधिकतम सहसंयोजकता कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है, क्योंकि केवल 4 कक्षक, देखिए समझिए, केवल 4 कक्षक यानी एक तो S और 3 P। तो देखिए क्योंकि केवल 4 कक्षक, एक S तथा 3 P ही बंधन के लिए उपलब्ध होते हैं। भारी तत्वों के बाह्यतम कोश में रिक्त D कक्षक पाए जाते हैं जो बंध बनाने के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, अतः उनकी सहसंयोजकता बढ़ जाती है। जैसे देखिए PF6- अगर इसकी बात करें तो इसमें फास्फोरस की संयोजकता क्या है? 6 है। ठीक है, आया समझ में ये आपको? आगे देखिए, अब देखिए परमाणविक आकार। देखिए वर्ग 15 में नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है। देखिए बच्चों, हम पढ़ के भी आए हुए हैं कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु आकार में वृद्धि होती है। और परमाणु आकार में वृद्धि के साथ साथ जो सहसंयोजी त्रिज्या है वो भी क्या होती है? बढ़ती है। तो देखिए
वर्ग 15 में नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है, जिससे नाइट्रोजन से फास्फोरस तक सहसंयोजी त्रिज्या में पर्याप्त वृद्धि होती है, जबकि आर्सेनिक से बिस्मिथ तक त्रिज्या में वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है। और इसका कारण देखिए, इसका कारण भारी तत्वों में पूर्ण भरे डी या एफ कक्षकों की उपस्थिति है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए आयनन एंथैल्पी के बारे में। देखिए वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 14 तथा वर्ग 16 के संगत तत्वों की आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है, क्योंकि इन तत्वों में अर्धपूरित विन्यास, देखिए अर्धपूरित स्थायी विन्यास Np3 होता है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो ये वर्ग 15 के तत्व है, इनकी आयनन एंथैल्पी वर्ग 14 से और वर्ग 16 से, यानी कहने का मतलब है वर्ग 14 के तत्वों से और वर्ग 16 के तत्वों से अधिक होती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इनमें अर्धपूरित स्थायी विन्यास पाया जाता है, यानी इनमें Np3 विन्यास पाया जाता है। और हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं कि पूर्ण भरित विन्यास और अर्धभरित विन्यास क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है, सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। और देखिए बच्चों, अगर हम लोग आवर्त की बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि परमाणु आकार में कमी आती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो देखिए, क्योंकि परमाणु आकार कम होता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए। अतः बाह्यतम इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिन्हें पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है, क्योंकि परमाणु आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता। देखिए सामान्यतः वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि के कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, लेकिन भारी तत्वों में यह अंतर बहुत ही कम होता है। क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। देखिए बच्चों, नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों है? देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो नाइट्रोजन है उसकी क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों है। तो देखिए आंसर देखिए इसका, नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न होती है, इसके निम्नलिखित कारण है। तो देखिए एक एक कारण के बारे में हम लोग लिखेंगे। पहला कारण देखिए, नाइट्रोजन का आकार बहुत छोटा होता है तथा इसकी विद्युत ऋणता एवं आयनन एंथैल्पी फास्फोरस की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये हो गया इनका पहला कारण। दूसरा देखिए, दूसरा कारण देखिए, नाइट्रोजन के संयोजी कोश में रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं, जबकि फास्फोरस के संयोजी कोश में रिक्त डी कक्षक होते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, नाइट्रोजन में पी पाई अतिव्यापन द्वारा त्रिआबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसकी बंध एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। ठीक है, लेकिन देखिए जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण यह बहुत कम क्रियाशील होती है। देखिए बच्चों क्या होता है, समझिए कि जो नाइट्रोजन है उसमें पी पाई अतिव्यापन पाया जाता है, जिससे ये क्या करता है? त्रिआबंध बना लेता है, यानी इसमें त्रिआबंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः इसकी बंध एंथैल्पी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण यह बहुत कम क्रियाशील होती है, जबकि फास्फोरस में पी पाई अतिव्यापन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। तो देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। देखिए वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। तो देखिए आंसर देखिए बच्चों, वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता में बहुत अंतर होता है। नाइट्रोजन की बंध एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होने के कारण यह लगभग क्या होती है? अक्रिय होती है। फास्फोरस का एक अपरूप श्वेत फास्फोरस बहुत अधिक क्रियाशील होता है, जिसका कारण P4 की संरचना में कोणीय तनाव है। यह वायु में तेजी से आग पकड़कर P4O10 बनाता है, जिसके श्वेत ध्रुव बनते हैं।
लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर वायु में स्थायी होता है लेकिन गर्म करने पर क्रिया करता है। ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मिथ जो भारी तत्व है कम क्रियाशील होते हैं। आर्सेनिक शुष्क वायु में स्थायी होता है लेकिन इसे वायु में गर्म करने पर यह 615 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊर्ध्वपातित होकर AS4O6 बनाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। एंटीमनी वायु तथा जल के प्रति स्थायी होता है लेकिन वायु में गर्म करने पर यह Sb4O6, Sb4O8 या Sb4O10 बनाता है। बिस्मिथ को वायु में गर्म करने पर यह Bi2O3 बनाता है। ठीक है, आया समझ में ये आपको? आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। देखिए बच्चों, NH3 यानी अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु PH3 नहीं बनाती, क्यों? देखिए बच्चों, इसका आंसर देखिए। नाइट्रोजन के छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणता के कारण नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध। देखिए बच्चों, समझिए यहाँ पर कि भाई नाइट्रोजन के छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध अधिक ध्रुवीय होता है, अतः NH3 हाइड्रोजन बंध बनाती है। ठीक है, जबकि फास्फोरस का आकार बड़ा होता है तथा इसकी विद्युत ऋणता भी कम होती है, अतः फास्फोरस हाइड्रोजन बंध लगभग अध्रुवीय होता है। ठीक है, इसलिए PH3 में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। ठीक है, तो आया बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में? और देखिए बच्चों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो NH3 है उसमें तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है लेकिन PH3 में नहीं। इसका कारण क्या है? ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत अच्छा सा है, इसे तैयार कीजिए। आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं? संपन्न होने वाली अभिक्रिया के रासायनिक समीकरणों को लिखिए। तो देखिए बच्चों, अब हमें ये बताना है कि प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनती है और हमें रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है। तो देखिए आंसर देखिए, और पहला देखिए, इसमें पहला तरीका, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो देखिए बच्चों, हम ये अभिक्रिया भी लिख के आएंगे। देखिए, इस अभिक्रिया से बताएंगे कि किस तरीके से प्रयोगशाला में नाइट्रोजन बनती है। देखिए ये क्या है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया NaNO2 के साथ करवा रहे हैं, ये बन गई N2, नाइट्रोजन बन गई, 2H2O, 2 जल के अणु बन गए और साथ में बन गया NaCl। ठीक है, आगे देखिए। इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में NO तथा HNO3 भी बनते हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में से प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा तरीका देखिए, अमोनियम डाइक्रोमेट के ताप अपघटन से अति शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होती है। देखिए बच्चों, ये दूसरा तरीका हो गया। इस तरीके से भी हम प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी हो गई अमोनियम डाइक्रोमेट यानी NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसका तापीय अपघटन किया, ये देखिए हमें शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त हो गई, 4 जल के अणु और ये Cr2O3। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा तरीका देखिए, बेरियम एजाइड के ताप अपघटन से अति शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों, ये तीसरा तरीका है जिसमें बेरियम एजाइड, देखिए ये बेरियम एजाइड है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर अभिक्रिया की तरफ। देखिए ये है Ba और ब्रैकेट में N3 और N3 का क्या है, ये होल ट्वाइस है। ठीक है, तो देखिए इसके तापीय अपघटन से बेरियम बन गया और 3N2 यानी हमें शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त हो गई। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में बता के आएंगे। चले आगे, चलिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। देखिए बच्चों, अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है? प्रश्न नंबर 6 देखिए कि जो अमोनिया है उसका औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है। तो देखिए बच्चों, हम लोग सब पढ़ के आए हुए हैं कि हाबर विधि के द्वारा अमोनिया का क्या होता है, औद्योगिक उत्पादन होता है। तो यहाँ पर हम अभिक्रिया लिखेंगे और किस तरीके से हाबर विधि संपन्न होती है उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए
आंसर देखिए इसका, अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हाबर प्रक्रम द्वारा किया जाता है। और देखिए अभिक्रिया देखिए, N2 + 3H2 क्या बन गया 2NH3, और इसके लिए देखिए डेल H नोट यानी डेल FH नोट यानी विरचन की एंथैल्पी की हम लोग बात करें तो वो होती है नेगेटिव होती है इसके लिए। आगे देखिए, ले शौतेलिए सिद्धांत के अनुसार अमोनिया निर्मित करने के लिए उच्च दाब अनुकूल होता है। अमोनिया के उत्पादन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां देखिए 200 × 10⁵ PA यानी पास्कल, जिसे कहते हैं लगभग 200 वायुमंडलीय दाब, लगभग 700 केल्विन ताप तथा थोड़ी मात्रा में K2O तथा Al2O3 युक्त आयरन ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक का उपयोग है, ताकि साम्य अवस्था प्राप्त करने की दर बढ़ाई जा सके। ठीक है, आगे देखिए, अमोनिया उत्पादन के लिए प्रवाह चित्र निम्न है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अमोनिया उत्पादन के इस प्रवाह चित्र को बना के आएंगे। और देखिए बच्चों, ये प्रवाह चित्र मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। भाई जब हम लोगों ने अमोनिया के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको इस प्रवाह चित्र के बारे में बताया था कि किस तरीके से हॉबर प्रक्रम के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। और देखिए एक बार वापस समझ लीजिए। देखिए बच्चों क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस और यहाँ से नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है, देखिए ये क्या है, संपीड़क है 20 MPa यानी 20 MPa क्या है, ये संपीड़क है, इसका दाब होता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये एक उत्प्रेरक चैम्बर है, इसमें उत्प्रेरक होता है आयरन ऑक्साइड Al2O3 K2O। ठीक है, ये देखिए बच्चों ये पंप है। और इसी तरीके से देखिए ये क्या है 700 केल्विन, यहाँ पे ताप क्या होता है 700 केल्विन होता है। और यहाँ से देखिए N2H2NH3 को यहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है और द्रव अमोनिया बन जाती है। तो देखिए एक बार समझ लीजिए। देखिए बच्चों होता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से नाइट्रोजन को प्रवाहित करते हैं, ये दोनों जब इस संपीड़क में से गुजरते हैं तो उच्च दाब हो जाता है। ठीक है, दाब उच्च हो जाता है। यहाँ से देखिए इसमें से जब ये इधर से जाती है इस चैम्बर में, उत्प्रेरक के चैम्बर में से गुजरती है जिसका ताप होता है 700 केल्विन, तो N2 और H2 के बीच में अभिक्रिया होती है और NH3 का क्या होता है निर्माण, यानी इस चैम्बर में से गुजरने पर यहाँ पे NH3 का निर्माण होगा और कुछ मात्रा में N2 और H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बची रह जाएगी। वापस देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, NH3 अमोनिया का निर्माण होता है, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी वहाँ पे रह जाती है जो अभिक्रिया नहीं कर पाती। तो ये इन तीनों का मिश्रण होता है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसे जब आगे भेजा जाता है तो आगे देखिए इस चैम्बर में अमोनिया द्रव रूप में तो अमोनिया को इकट्ठा कर लिया जाता है और N2H2 को दोबारा प्रवाहित कर दिया जाता है, जो दोबारा पंप के द्वारा इधर दोबारा आ जाती है, यानी दोबारा प्रवाहित हो जाती है और यानी बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा अभिक्रिया में भाग ले लेती है। तो ये हमारी हैबर विधि का यानी अमोनिया उत्पादन की विधि का क्या है प्रवाह चित्र, और आप ये चित्र बनाकर आएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, देखिए उदाहरण देकर समझाइए कि कॉपर धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार भिन्न उत्पाद दे सकती है। देखिए आंसर देखिए, कॉपर धातु की HNO3 के साथ अभिक्रिया ताप तथा सांद्रता पर निर्भर करती है तथा इन अभिक्रियाओं में कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। देखिए अभिक्रिया देखिए बच्चों, पहला देखिए इसमें कॉपर की तनु तथा ठंडे HNO3 से क्रिया कराने पर कॉपर नाइट्रेट तथा नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं। देखिए अभिक्रिया को, देखिए बच्चों अभिक्रिया को देखिए 3Cu इसकी अभिक्रिया 8 HNO3 के साथ करवा रहे हैं, तनु HNO3 के साथ। देखिए ये क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट बन गया, 3 अणु बन गए। देखिए Cu और ये NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया और ये 4 क्या बन गए, जल के अणु बन गए। क्लियर है। दूसरा देखिए, कॉपर की सांद्र तथा गर्म HNO3 से क्रिया कराने पर कॉपर नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अब देखिए अगर कॉपर की सांद्र तथा गर्म HNO3 से अभिक्रिया करवाते हैं तो देखिए यहाँ पे ये कॉपर है, देखिए बच्चों ये अभिक्रिया लिख के आएंगे। देखिए
कॉपर है, कॉपर की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवा रहे हैं, इसके 4 अणु भाग ले रहे हैं। तो देखिए ये हमें कॉपर नाइट्रेट Cu और ब्रैकेट में क्या है NO3 और NO3 का क्या है ये ट्वाइस, ठीक है, प्लस 2NO2 यानी अब हमें क्या प्राप्त होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और देखिए 2 क्या बन गए जल के अणु, ठीक है, यानी 2 तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अणु प्राप्त हुए और 2 जल के अणु प्राप्त हुए, ठीक है, आया समझ में। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 8। देखिए बच्चों NO2 तथा N2O5 के अनुनादी संरचनाओं को लिखिए। देखिए बच्चों अब हमें NO2 तथा N2O5 की अनुनादी संरचनाएं लिखनी है। और देखिए आंसर देखिए NO2 तथा N2O5 की अनुनादी संरचनाएं अग्र है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे NO2 के बारे में। देखिए बच्चों ये हमारे NO2 की क्या हो गई संरचना हो गई। देखिए इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के पास में देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस ऑक्सीजन की बात करें, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं और इसके पास में देखिए 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। और ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इसके पास देखिए ये क्या है 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब अनुनाद देखिए, जब इस ऑक्सीजन के 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इधर पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं तो ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, जिससे हम ये जो संरचना है ये इस संरचना में बदल जाती है। क्लियर है। अब क्या हुआ, इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो आ गया डबल बॉन्ड और अब इसके पास बच गए 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और इस ऑक्सीजन के पास में आ गए 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इधर पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं, इस ऑक्सीजन के पास में। तो देखा आपने कि ये दोनों संरचनाएं क्या है, अनुनादी संरचनाएं हैं, जो एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है, ठीक है, यानी ये एक दूसरे में क्या होती रहती है, परिवर्तित, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब देखिए N2O5। देखिए बच्चों अब N2O5 की संरचना देखिए, इसकी अनुनादी संरचना देखिए बच्चों ध्यान से। देखिए बच्चों N2O5 में क्या होता है, देखिए बीच में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से इधर NO2 और इधर NO2 जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ये हमारी N2O5 की संरचना हो गई। देखिए इस ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन पे ये क्या है, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। इस ऑक्सीजन से ये नाइट्रोजन सिंगल बंध से जुड़ा हुआ है और ये वाला नाइट्रोजन भी सिंगल बंध से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से इस नाइट्रोजन से ये ऑक्सीजन सिंगल बंध से और ये ऑक्सीजन डबल बंध से जुड़ी होती है। इसी तरीके से अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करें, देखिए बच्चों अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस नाइट्रोजन से ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास ये 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और इस ऑक्सीजन के पास में ये 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से इसमें अनुनाद पाया जाता है। देखिए बच्चों होता क्या है, जब ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इधर पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं और जिससे देखिए हमें ये वाली अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, जैसे ही ये एकांकी इलेक्ट्रॉन पाई बंध बनाने में भाग लेंगे इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में तो क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले गए तो इस ऑक्सीजन के पास में अब क्या हो गए, 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पे तो हो गए 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया सिंगल बंध और इसी तरीके से इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड और इस पे क्या है, ये 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं जो एक दूसरे में बदलती रहती है। और अब देखिए अगर ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इधर पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं और देखिए इस तरीके से ये दोनों अनुनादी संरचनाएं बनती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये अनुनादी संरचना बनाकर आएंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 9। देखिए HNH कोण का मान HPH
HASH तथा HSBH कोणों की अपेक्षा अधिक क्यों है? और देखिए हमें संकेत दिया गया है कि NH3 में sp3 संकरण के आधार पर हाइड्रोजन और वर्ग के दूसरे तत्वों के बीच केवल sp आबंधन के द्वारा व्याख्या की जा सकती है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर देखिए इस प्रश्न का, NH3 में HNH कोण का मान वर्ग के अन्य हाइड्राइडों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन पर sp3 संकरण तथा एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण बंध कोण लगभग 107.8 डिग्री होता है। देखिए इसमें बंध कोण कितना होता है, 107.8 डिग्री का, ठीक है। जबकि वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने तथा विद्युत ऋणता कम होने के कारण sp3 संकरण का प्रभाव कम होता जाता है, अर्थात MH। देखिए M क्या है यहाँ पे, M का मतलब है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं फास्फोरस है, AS है, उनके बारे में। भाई देखिए इधर प्रश्न में देखिए भाई हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे HNH, HPH, HASH और HSBH इनके बारे में, यानी इनमें जो कोण हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे PASSB यानी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसे M के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर यानी अर्थात MH यानी MH बंध बनाने में M के शुद्ध P कक्षक हाइड्रोजन के S कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं, अतः बंध कोण कम होता जाता है। तो देखिए जो होता क्या है कि वर्ग में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं परमाणु आकार बढ़ता है और विद्युत ऋणता कम होती है, जिससे क्या होता है sp3 संकरण का प्रभाव कम होता जाता है, अर्थात MH बंध बनाने में M के शुद्ध P कक्षक हाइड्रोजन के S कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, बंध कोण कम होता जाता है। ठीक है, तो आया समझ में आपको ये प्रश्न। चलें आगे, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 10। देखिए R3P डबल बॉन्ड O है पाया जाता है, जबकि R3N डबल बॉन्ड O नहीं, क्यों? यहाँ पे R बराबर क्या है, एल्किल समूह। तो देखिए बच्चों आंसर देखिए इसका, नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में रिक्त D कक्षक नहीं होता, अतः इसकी अधिकतम संयोजकता 4 होती है तथा यह D पाई P पाई बंध नहीं बना सकता, अतः R3N डबल बॉन्ड O नहीं पाया जाता। ठीक है, जबकि फास्फोरस के संयोजकता कोश में रिक्त D कक्षक होने के कारण यह D पाई P पाई अतिव्यापन द्वारा R3P डबल बॉन्ड O बना लेता है, जिसमें फास्फोरस की संयोजकता क्या है, 5। ठीक है, तो आया आपको ये प्रश्न समझ में। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न 11, समझाइए कि क्यों NH3 क्षारकीय है जबकि BiH3 केवल दुर्बल क्षारक है। देखिए बच्चों आंसर देखिए, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ये लुईस क्षार होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति होती है। NH3 में नाइट्रोजन के छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, अतः इसकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए यह अधिक क्षारकीय है, जबकि BiH3 में Bi के यानी बिस्मित के बड़े आकार के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, अतः इसकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति कम होती है, इसलिए यह बहुत ही दुर्बल क्षारक है। ठीक है, आया समझ में आपको। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 12। देखिए बच्चों, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाया जाता है तथा फास्फोरस P4 के रूप में, क्यों? देखिए बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो नाइट्रोजन है वो तो द्विपरमाणुक अणु के रूप में यानी N2 के रूप में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस P4 के रूप में हमें बताना है क्यों। तो देखिए आंसर देखिए इसका, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाया जाता है
क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु के छोटे आकार तथा डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इसमें बहुल आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, जबकि फास्फोरस यानी P4 के रूप में पाया जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण इसमें बहुल आबंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, तथा आंतरिक अबंधित इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। इसमें PPP यानी जो फास्फोरस जो बंद कोण है 60 डिग्री का होता है, अतः P बंद संभव नहीं है। ठीक है, आया समझ में ये आपको? आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, श्वेत फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस के गुणों की मुख्य भिन्नताओं को लिखिए। देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस के बीच में जो मुख्य भिन्नताएं होती हैं उनके बारे में बताना है। देखिए आंसर, देखिए श्वेत फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस के गुणों में मुख्य भिन्नताएं निम्नलिखित है। देखिए पहली, देखिए श्वेत फास्फोरस एक पारदर्शी मोम जैसा श्वेत ठोस होता है, जबकि लाल फास्फोरस लोहे जैसी धूसर चमक वाला होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, श्वेत फास्फोरस विषैला होता है, जबकि लाल फास्फोरस गंधहीन तथा अविषैला होता है। आगे देखिए, तीसरा देखिए, श्वेत फास्फोरस जल में अविलेय लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय होता है, लेकिन लाल फास्फोरस जल तथा कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में ही अविलेय होता है। चौथा देखिए, रासायनिक रूप से लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की तुलना में कम क्रियाशील होता है। पांचवा देखिए, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में दीप्त होता है, लाल फास्फोरस दीप्त नहीं होता। और आगे देखिए, लास्ट देखिए, श्वेत फास्फोरस विविक्त चतुष्फलकीय P4 अणुओं से बना होता है, जबकि लाल फास्फोरस बहुलकी होता है, जिसमें P4 चतुष्फलक श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आया ये प्रश्न आपको समझ में? चलें आगे, चलिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन श्रृंखलन गुणों को कम प्रदर्शित करता है, क्यों? देखिए आंसर, देखिए नाइट्रोजन परमाणु के छोटे आकार के कारण एक नाइट्रोजन बंध एक फास्फोरस बंध की तुलना में दुर्बल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन बंध में अबंधी इलेक्ट्रॉनों यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है, अतः फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति कम होती है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 15 देखिए, H3PO3 की असमानुपातन अभिक्रिया दीजिए। देखिए आंसर, देखिए इसका, H3PO3 को 473 केल्विन ताप पर गर्म करने पर इसका असमानुपातन होकर फास्फोरिक अम्ल यानी ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल तथा फास्फीन बनती है। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि जो H3PO3 है, अगर इसे 473 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, इसका असमानुपातन हो जाता है और फास्फोरिक अम्ल जिसे ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं वो बनता है, साथ में फास्फीन बनती है। देखिए अभिक्रिया, देखिए ये अभिक्रिया हम लोग लिख कर आएंगे। अभिक्रिया देखिए बच्चों यहाँ पे 4H3PO3, ठीक है, क्या होगा, इसका असमानुपातन होगा, ये बन गए 3 अणु H3PO4 के यानी फास्फोरिक अम्ल के, और PH3 और क्या बन गई, फास्फीन। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, क्या PCl5 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों कार्य कर सकता है? तर्क दीजिए। देखिए आंसर, देखिए इसका, PCl5 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है जो कि उच्चतम है, अतः यह अपनी ऑक्सीजन अवस्था कम करके ऑक्सीकारक का कार्य कर सकता है, लेकिन अपचायक का नहीं। देखिए मुझे बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, प्रश्न ये पूछ रहा है क्या PCl5 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है? तो देखिए PCl5 में क्या होती है, फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +5 होती है जो कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है,
अतः यह अपनी ऑक्सीजन अवस्था को कम करके ऑक्सीकारक का कार्य कर सकता है, अपचायक का नहीं। और देखिए इसे हम उदाहरण से यानी इस अभिक्रिया से समझा के आएंगे। देखिए बच्चों ये क्या है, PCl5 है, ठीक है। PCl5 में अगर हम फास्फोरस की बात करें, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +5 है। जब ये Ag यानी सिल्वर के साथ अभिक्रिया करता है 2Ag, तो ये बन जाता है 2AgCl और ये किस में बदल गया, PCl3 में, ठीक है। तो इस अभिक्रिया से हमें ये पता चलता है कि जो PCl5 है वो ऑक्सीकारक का कार्य करता है, अपचायक का नहीं। क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 17। देखिए OS, SE, तथा PO, देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलुरियम और पोलोनियम, ठीक है, को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था तथा हाइड्राइड निर्माण के संदर्भ में आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखने का तर्क दीजिए। देखिए आंसर देखिए बच्चों, पहला देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए OS, SE तथा PO यानी 16वें वर्ग के तत्व है, अर्थात इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है जो कि NH2NP4 है, अर्थात इनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इन्हें एक ही वर्ग में रखा जाता है। आगे देखिए। देखिए बच्चों ये इनका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हम लोग देख के भी आए हुए हैं और पढ़ा भी है हम लोगों ने। देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलुरियम और पोलोनियम, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए बच्चों यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा और हम ये बता के भी आएंगे। देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, हीलियम 2s2 2p4, सल्फर का देखिए नियोन 3s2 3p4, इसी तरीके से सेलेनियम का देखिए ऑर्गन 3d10 4s2 4p4। इसी तरीके से देखिए बच्चों टैलुरियम की हम लोग बात करें, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p4 और पोलोनियम का देखिए जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p4, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, समान होता है, यानी अंतिम जो विन्यास है वो होता है NH2NP4, यानी इनके अंतिम जो बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए। अब देखिए ऑक्सीकरण अवस्था, ये सभी तत्व -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं पोलोनियम के अलावा, तथा ऑक्सीजन के अलावा सभी तत्व +2 +4 +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन केवल +2 अवस्था दर्शाती है, अतः इन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए हाइड्राइड निर्माण के आधार पर देखिए सभी तत्व, देखिए ये जितने भी तत्व है H2E और यहाँ पे E बराबर क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलुरियम या पोलोनियम, ठीक है। तो ये सभी तत्व H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, अतः इन तत्वों को समान वर्ग में रखने का एक कारण यह भी होता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों। अब देखिए प्रश्न नंबर 18। देखिए क्यों डाई ऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर एक ठोस है। देखिए बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो डाई ऑक्सीजन है यानी जो O2 है वो तो क्या है, एक गैस है, जबकि जो सल्फर है वो क्या है, ठोस है। तो देखिए आंसर देखिए इसका, ऑक्सीजन परमाणु के छोटे आकार तथा संयोजी कोश में D कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इसमें p-pi बंध बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, अतः यह ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है तथा यह स्वतंत्र अस्तित्व वाले ऑक्सीजन अणुओं यानी O2 के रूप में गैस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए। लेकिन सल्फर के बड़े आकार के कारण सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर बंध एंथैल्पी कम होती है, अतः यह S2 ना बनाकर S8 के रूप में पाया जाता है। देखिए बच्चों जो सल्फर है ना वो S2 के रूप में नहीं पाया जाता, वो S8 के रूप में पाया जाता है, जिससे अणु भार बढ़ जाने के कारण अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है, इसी कारण सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। आया समझ में ये आपको। आगे देखिए।
अब देखिए प्रश्न नंबर 19। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 19 देखिए यदि ऑक्सीजन से O माइनस, देखिए ये बता रखा है ऑक्सीजन किस में बदल रहा है, O माइनस, तथा यहाँ पे ऑक्सीजन बदल रहा है O2 माइनस के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मान पता हो जो क्रमशः 141 तथा 702 किलो जूल मोल इनवर्स है, आप कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 माइनस स्पीशीज वाले ऑक्साइड अधिक बनते हैं न कि O माइनस वाले। तो देखिए बच्चों यहाँ पे संकेत दिया गया है, यौगिकों के बनने में जालक ऊर्जा को ध्यान में रखिए। देखिए इसका आंसर देखिए, अब देखिए आंसर देखिए, प्रश्नानुसार ऑक्सीजन से O माइनस बनने पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जबकि O माइनस से O माइनस 2 बनने पर बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए जो समझिए यहाँ पर कि ऑक्सीजन से O माइनस बनने पर क्या होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जबकि O माइनस से, देखिए O माइनस से O माइनस 2 बनने पर बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन O माइनस 2 स्पीशीज वाले ऑक्साइड अधिक बनते हैं क्योंकि ऑक्साइड बनने पर उत्सर्जित उच्च जालक एंथैल्पी यानी अधिक ऋणावेश के कारण, समझे यहाँ पर कि भाई ऑक्साइड बनने पर उत्सर्जित जो उच्च जालक एंथैल्पी है वो द्वितीय उच्च धनात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की पूर्ति कर देती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समझिए, यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पे ये कोई धातु है 2M है, इसकी अभिक्रिया हो रही है O माइनस 2 से, ये बन गया MO, ठीक है, कोई ऑक्साइड बन गया जिसमें M पे है +2 आवेश और ऑक्सीजन पे है -2, और इसकी देखिए जो जालक एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है, उच्च जालक एंथैल्पी होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि एक आयनिक यौगिक बन गया जिसमें इस पे M पे तो +2 है, O पे क्या है -2, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने इस यूनिट के 19 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। तो देखिए बच्चों इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करिए और आगे आने वाले वीडियो में हम बचे हुए अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।